हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर शशांक गुप्ता। आई एम पीएचडी इन ह्यूमन जेनेटिक्स फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आज हम बायोलॉजी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट ब्रांच स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है जेनेटिक्स। बच्चों, अगर नीट की बात करें तो जेनेटिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस या मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इन दोनों चैप्टर्स को कंसीडर करते हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसको सीखने में, इसको पढ़ने में हमें बहुत मज़ा आने वाला है। तो आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे इस लेक्चर में। बच्चों, आपने बड़े बुजुर्गों से एक कहावत सुनी होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, है ना। इसका मतलब क्या है? अगर आपने बबूल का बीज बोया है तो आपको आम खाने को मिलेंगे क्या? नहीं। और अगर आपने मैंगो का, आम का बीज बोया है तो आपको मैंगो का यानी आम का ही पौधा देखने को मिलेगा। सभी लोग सहमत हैं? और इसी तरह अगर हम एनिमल्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट, तो एलिफेंट का जो बेबी होगा वो क्या होगा? एक बेबी एलिफेंट ही होगा, है ना बच्चों। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लाइक बिजेट्स लाइक। और इसी को आपने उस कहावत में बड़े बुजुर्गों से सुना है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। ऐसा क्यों होता है बच्चों कि मैंगो का सीड लगाने पर मैंगो का ही पौधा निकलता है, कोई और पौधा क्यों नहीं आ जाता? या एलिफेंट का जो बेबी है वो बेबी एलिफेंट ही होगा? इसका आंसर है बच्चों जेनेटिक्स में। तो जेनेटिक्स में क्या हम स्टडी करते हैं? जेनेटिक्स दो चीजों की स्टडी है, एक तो इनहेरिटेंस और दूसरा वेरिएशन। कोई भी ऑफस्प्रिंग जो है ये कैरेक्टर्स कहाँ से रिसीव करता है? अपने पेरेंट्स से। और पेरेंट्स से ये जो कैरेक्टर्स रिसीव करने का प्रोसेस है इसी को हम कहते हैं इनहेरिटेंस, यानी कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। और यही कारण था, यही वजह थी कि एक एलिफेंट का बेबी जो था वो एलिफेंट ही था, या मैंगो के सीड से आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन थी वो एक मैंगो का, आम का ही पौधा थी। क्योंकि जो भी ऑफस्प्रिंग्स हैं, प्रोजेनीज हैं, ये कैरेक्टर्स अपने पेरेंट्स से रिसीव करती हैं। आपने कई बार लोगों से सुना होगा कि आप अपने पापा की तरह दिखते हो, आप अपनी मम्मा की तरह दिखते हो, या आप अपने बिल्कुल भाई की तरह दिखते हो, बहन की तरह दिखते हो। ये क्यों है बच्चों? बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस, बिकॉज वी हैव रिसीव्ड कैरेक्टर्स, वी हैव रिसीव्ड फीचर्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स। इसी तरह जो हमारे भाई बहन हैं, हम कह देते हैं कि हमारे भाई बहन ये बहुत आपस में मिलते जुलते हैं, है ना। लेकिन क्या हम 100% आइडेंटिकल होते हैं अपने भाई बहनों से? बिल्कुल एग्जैक्ट फोटो कॉपीज होते हैं क्या? नहीं, कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। हम अपने भाई बहनों की या अपने मम्मी पापा की 100% आइडेंटिकल कॉपीज नहीं होते। तो ये जो डिफरेंसेस हैं बच्चों, डिग्री ऑफ डिफरेंसेस, डिग्री ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग्स, इस डिफरेंसेस को हम क्या कहते हैं? इन डिफरेंसेस को हम कहते हैं वेरिएशंस। और ये डिफरेंसेस केवल पेरेंट्स और उनकी प्रोजेनीज या ऑफस्प्रिंग्स में ही नहीं बल्कि एमंग ऑफस्प्रिंग्स भी हो सकती हैं। तो इन डिग्री ऑफ डिफरेंसेस को हम कहते हैं वेरिएशन। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब हम जेनेटिक्स स्टडी करते हैं तो जेनेटिक्स में दो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, इनहेरिटेंस और वेरिएशन। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है कि जेनेटिक्स वो ब्रांच है बायोलॉजी की जहाँ पर हम इनहेरिटेंस भी स्टडी करने वाले हैं और वेरिएशंस भी स्टडी करने वाले हैं। अब बच्चों, ये नॉलेज जो आज हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, ये नॉलेज कब हमने एक्वायर की? तो इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री की ओर जाते हैं तो हम ऐसा देखते हैं कि जेनेटिक्स के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज ह्यूमन सिविलाइजेशन को
अराउंड 8000 टू 1000 BC से ही थी, अगर हम ह्यूमन सिविलाइजेशन को बात करें। क्यों? क्योंकि हमने देखा है हिस्ट्री में ये रिकॉर्ड्स हैं कि जो पुराने लोग थे वो एनिमल्स की या प्लांट्स की जो अच्छी वैरायटीज होती थी उनके बीच में क्रॉसेस करते थे, उनके बीच में क्रॉसेस करके एक अच्छी ब्रीड या अच्छी वैरायटी प्रोड्यूस करने की कोशिश करते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी फसल की बात करें, किसी क्रॉप की बात करें, तो वो वाइल्ड वैरायटीज या ऐसी नेचर में वैरायटीज जो पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं उनको ढूंढते थे, उनका सिलेक्शन करते थे और ऐसी वैरायटीज ढूंढते थे जिनमें कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज हों, अच्छे फीचर्स हों। फॉर एग्जाम्पल किसी फसल की वैरायटी में पैदावार बहुत अच्छी है, किसी क्रॉप की वैरायटी में डिजीज से रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है, तो वो उनके बीच में क्रॉस करके एक और बेटर वैरायटी का, सुपीरियर क्वालिटी की कोई फसल की वैरायटी पैदा करने की कोशिश करते थे। और ऐसी ही प्रैक्टिसेस वो एनिमल्स में भी करते थे, जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। या फिर हम इसको कह सकते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। यानी कि एनसीईआरटी ये भी कहती है कि हमारे एंसेस्टर्स को ये तो पता था कि जो वेरिएशंस हैं, दीज वेरिएशंस आर समहाउ लिंक्ड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी तरह से लिंक्ड हैं और उनको इस बात की प्रैक्टिकल नॉलेज थी, इसीलिए वो एनिमल्स की या प्लांट्स की अच्छी वैरायटीज के बीच में क्रॉस कराते थे और उनके क्रॉस से एक सुपीरियर वैरायटी का एनिमल या प्लांट प्रोड्यूस करने की कोशिश करते थे। इसका जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में मेंशन्ड है वो एग्जाम्पल है साहीवाल काउ ऑफ पंजाब। तो ये बच्चों एक इम्प्रूव्ड वैरायटी है साहीवाल काउ, और इसको कैसे प्रोड्यूस किया गया है? इसको प्रोड्यूस किया गया है बाय सेलेक्टिव ब्रीडिंग। by selective breeding of ancestral varieties या wild type varieties। एनसीईआरटी में एक शब्द और आता है बच्चों, डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन का मतलब है कि वाइल्ड वैरायटीज को ह्यूमन मैनेजमेंट में ला करके ग्रो करना। तो जब हमने कोई वाइल्ड वैरायटी देखी किसी एनिमल की, किसी प्लांट की, तो उसको हम ह्यूमन सेटअप में, ह्यूमन मैनेजमेंट में ला करके ग्रो करते हैं और अपने हिसाब से जो वैरायटीज हम सेलेक्ट करते हैं या जो वैरायटीज हम किसी एक सिंगल ब्रीड में कंबाइन करना चाहते हैं उनके बीच में क्रॉसेस करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वाइल्ड वैरायटीज को ह्यूमन मैनेजमेंट में ग्रो करने का प्रोसेस, इसको हम कहते हैं डोमेस्टिकेशन। तो ये कुछ हिस्ट्री की बातें थी बच्चों जो हमें जाननी जरूरी है और एनसीईआरटी में ये मेंशन्ड भी है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों कि जेनेटिक्स की फॉर्मल स्टडी किसने की। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे इनको प्रैक्टिकल नॉलेज तो थी, लेकिन इन्होंने कोई फॉर्मल पढ़ाई नहीं पढ़ी थी या इनके पास जेनेटिक्स की थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं थी। इनके पास ये अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि जेनेटिक्स के पीछे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या है, साइंटिफिक रीजंस क्या है। तो पहली बार जो एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इनहेरिटेंस के लॉस को डेमोन्स्ट्रेट किया, जिन्होंने सक्सेसफुली कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए और उसके बेसिस पर हमारे सामने पहली बार कुछ इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल्स रखे, कुछ कंक्लूजन्स रखे अपने एक्सपेरिमेंट्स के, उन साइंटिस्ट का नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका बर्थडे था 1822 में और 1884 में इनकी डेथ हो गई। ये भगवान को प्यारे हो गए। मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डेमोन्स्ट्रेट साइंटिफिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। फर्स्ट टू डेमोन्स्ट्रेट scientific
बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और इन्होंने ये अपने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के लिए क्या चुना, कौन सा ऑर्गेनिज्म चुना? इन्होंने एक प्लांट चुना था जिसको हम भली भांति हम जानते हैं गार्डन पी। ठंड के मौसम में हम खूब मटर खाते हैं, चूड़ा मटर आप सभी को पसंद होगा। गार्डन पी यानी कि पाइसम सटाइवम। इस प्लांट को इन्होंने चूज किया और इस प्लांट पर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। यानी इस प्लांट पे ये कुछ क्रॉसेस करके, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करके देखना चाहते थे कि कैरेक्टर्स कैसे पेरेंट से प्रोजेनीज में ट्रांसफर होते हैं। उनके पीछे जो साइंस इन्वॉल्व है उस साइंस को समझना चाहते थे। तो मेंडल पहले आदमी नहीं थे जिन्होंने पाइसम सटाइवम पे काम किया, लेकिन हम ये कह सकते हैं ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्हें इसमें सक्सेस मिली और जिन्होंने सक्सेसफुली साइंटिफिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस डेमोन्स्ट्रेट किया। इससे पहले भी इनके पहले भी कुछ साइंटिस्ट ने पाइसम सटाइवम पर या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे कि नाइट एंड गॉस, लेकिन इनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे ये पुराने एक्सपेरिमेंट्स के एक्सटेंशन थे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि मेंडल ने पाइसम सटाइवम को क्यों चुना, पाइसम सटाइवम पर जेनेटिक स्टडी करने के फायदे क्या थे। तो बच्चों देखिए, जब आप जेनेटिक स्टडी करते हैं तो जिस ऑर्गेनिज्म पे जेनेटिक स्टडी कर रहे हैं उसकी लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी लाइफ साइकिल का ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनिज्म उसकी लाइफ साइकिल 100 साल की, 200 साल की है, तो आप उस पर जेनेटिक स्टडी कर पाएंगे क्या? पता लगा कि उस ऑर्गेनिज्म के पहले जो एक्सपेरिमेंटर है वही निपट जाएगा, है ना? तो जेनेटिक स्टडी हो सकती है, बहुत टफ है। लेकिन जो पी प्लांट है इसमें जो लाइफ साइकिल है, जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट है, शॉर्ट लाइफ स्पैन है, 3 to 4 मंथ्स का लाइफ स्पैन है, इसलिए यहाँ पर जेनेटिक स्टडी करना इजी है। फिर सीड्स, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स हमें पाइसम सटाइवम में देखने को मिलते हैं। इसका मतलब क्या है कि ढेर सारे ऑफस्प्रिंग्स देखने को मिलेंगे। तो अगर हम जेनेटिक स्टडी कर रहे हैं बच्चों, तो हमें ढेर सारे ऑफस्प्रिंग्स की जरूरत है। ढेर सारे ऑफस्प्रिंग्स हैं तभी हम स्टडी कर पाएंगे कि पेरेंट से प्रोजेनीज में कोई कैरेक्टर या कोई फीचर कैसे इनहेरिट हो रहा है, कैसे ट्रांसफर हो रहा है। इसके साथ ही जो पाइसम सटाइवम है इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, और आप इसमें इजीली क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी परफॉर्म्ड। सेल्फ पॉलिनेशन के क्या फायदे हैं और क्रॉस पॉलिनेशन हम क्यों करते हैं, ये आने वाले लेक्चर्स में जब हम अपने डिस्कशन को और आगे बढ़ाएंगे तो हम बेटर वे में समझ पाएंगे। क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी परफॉर्म्ड। ठीक है, और खास बात कि मेंडल को इसमें हर एक फीचर के लिए 2 बिल्कुल अपोजिट फॉर्म्स मिले थे, उनके बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो उसके बारे में डिस्कस करने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना पड़ेगा, कैरेक्टर और ट्रेट। ये 2 ऐसे टर्म्स हैं जिनका हम बार बार यूज करेंगे। किसी ऑर्गेनिज्म में जो एक फीचर बच्चों आप स्टडी कर रहे हैं, जिस फीचर का आप ट्रांसफर देखना चाह रहे हैं कि पेरेंट से बच्चों में वो फीचर कैसे ट्रांसफर हो रहा है, उस फीचर को हम कहते हैं कैरेक्टर, फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल, हम प्लांट की हाइट स्टडी कर रहे हैं या स्टेम हाइट स्टडी कर रहे हैं, तो स्टेम हाइट क्या है? एक कैरेक्टर है, लेकिन इसके अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्लांट टॉल भी हो सकता है और डॉर्फ भी हो सकता है। तो डॉर्फ या टॉल ये क्या है? ये एग्जाम्पल है ट्रेट्स का। और ये किसके ट्रेट हैं? स्टेम हाइट का जो कैरेक्टर है इसके ट्रेट्स हैं। और टॉल और डॉर्फ प्लांट को आप आपस में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनको आप फर्क कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसीलिए हम इनको डिफाइन कैसे करते हैं? डिस्टिंग्विशेबल फीचर्स या डिस्टिंग्विशेबल फॉर्म्स।
ऑफ अ कैरेक्टर। तो आई होप कि आपको कैरेक्टर और ट्रेड्स में डिफरेंस क्लियर हो गया। जो भी एक ऑर्गेनिज्म का फीचर स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्टेम हाइट, वो कैरेक्टर है, और उसके जो दो फॉर्म्स या डिफरेंट फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे प्लांट टॉल हो सकता है, डॉर्फ हो सकता है, तो ये ट्रेड्स हैं। पाइसम सटाइवम के केस में अगर आप फ्लावर का कलर स्टडी कर रहे हैं, तो फ्लावर कलर क्या है? कैरेक्टर है। और उसके जो दो डिफरेंट फॉर्म्स हम स्टडी करते हैं, फ्लावर पाइसम सटाइवम में वॉयलेट हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, ये क्या है? डिफरेंट ट्रेड्स हैं। तो कैरेक्टर और ट्रेड, इसमें आई होप कि आपको डिफरेंसेस क्लियर हैं। अब हम कुछ उन कैरेक्टर्स को लिस्ट आउट करने जा रहे हैं जो मेंडल ने स्टडी किए थे। तो मेंडल ने क्या क्या कैरेक्टर्स स्टडी किए और उनके क्या क्या ट्रेड्स अवेलेबल थे पाइसम सटाइवम में, इनके बारे में स्टडी करते हैं। तो ट्रेड्स की बात करें तो सीड शेप, जो सीड है बच्चों, मटर में जो आप दाने खाते हैं ना, जो चूड़ा मटर, वो मटर के दाने क्या है? सीड है। और सीड का शेप, ये कैरेक्टर स्टडी किया मेंडल ने। इसके दो फॉर्म्स हो सकते हैं, या तो सीड राउंड हो सकता है, या फिर सीड रिंकल्ड, सिकुड़ा हुआ हो सकता है, श्रिंकन हो सकता है। अगला एक कैरेक्टर जो मेंडल ने स्टडी किया, सीड का कलर। सीड के कलर की बात करें तो सीड या तो येलो हो सकता है या फिर ग्रीन हो सकता है। फिर मेंडल ने जो एक कैरेक्टर स्टडी किया, वो कैरेक्टर था फ्लावर कलर। फ्लावर कलर के बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया, फ्लावर कलर या तो वॉयलेट हो सकता था या फिर व्हाइट। ये सारे कैरेक्टर्स जो हम स्टडी कर रहे हैं, जो लिस्ट आउट कर रहे हैं, ये पाइसम सटाइवम के वो कैरेक्टर्स हैं जिसको मेंडल ने चूज किया स्टडी के लिए। और अच्छी बात ये थी कि हर कैरेक्टर के दो ही फॉर्म्स अवेलेबल थे। और आप आगे रियलाइज करेंगे कि ये एक बहुत एडवांटेज था पाइसम सटाइवम को सेलेक्ट करने के पीछे, कि क्यों उसे जेनेटिक स्टडी के लिए सेलेक्ट किया गया। फ्लावर कलर के बाद एक अगला कैरेक्टर या फीचर जो स्टडी किया, फ्लावर की पोजीशन। फ्लावर हो सकता है कि एक्सियल पोजीशन पर हो या फिर टर्मिनल पोजीशन पर हो, ठीक है। इसी तरह जो एक और फीचर स्टडी किया फ्लावर पोजीशन के बाद, पॉड शेप। पॉड शेप या तो फुल हो सकता है, फुल और इन्फ्लेटेड। फुल और इन्फ्लेटेड, जैसे अगर ये मटर की फली है तो ये फुल और इन्फ्लेटेड इस तरह से हो सकता है। और अगर कंस्ट्रिक्टेड की बात करें तो इस तरह से कंस्ट्रिक्टेड पॉड हो सकता है। तो फुल और इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड पॉड। और पॉड के कलर की बात करते हैं। पॉड के कलर की बात, तो पॉड का कलर या तो ग्रीन हो सकता है या फिर येलो हो सकता है। और लास्ट कैरेक्टर जो इस लिस्ट में है, दैट इज स्टेम हाइट। इस कैरेक्टर की हम सबसे ज्यादा बात करने वाले हैं बच्चों। स्टेम हाइट के बारे में हमने डिस्कस किया कि प्लांट या तो टॉल हो सकता है पाइसम सटाइवम का, या डॉर्फ हो सकता है। तो हमने देखे 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर्स मेंडल ने चूज किए। इन कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस मेंडल स्टडी करना चाहते थे पाइसम सटाइवम में। ये कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं पेरेंट से प्रोजेनीज में, और हर कैरेक्टर के बिल्कुल दो फॉर्म्स थे। तो दो फॉर्म्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल स्टेम हाइट में टॉल भी है और डॉर्फ भी है, तो मेंडल को एक टॉल प्लांट भी लेना होगा, एक डॉर्फ प्लांट भी लेना होगा, ठीक है। यानी हर एक ट्रेट को रिप्रेजेंट करने वाला एक प्लांट उन्होंने लिया। तो अगर 7 कैरेक्टर्स हैं तो ट्रेट्स कितने हैं बच्चों? 14। और हर ट्रेट के लिए एक प्लांट लिया उन्होंने। फॉर एग्जांपल टॉलनेस वाला अगर प्लांट ट्रेट स्टडी करना है तो एक टॉल प्लांट लेना पड़ेगा। डॉर्फनेस वाला ट्रेट स्टडी करना है तो एक डॉर्फ प्लांट लेना पड़ेगा। या फ्लावर कलर आप स्टडी करना चाहते हैं
तो एक आपको ऐसा प्लांट लेना पड़ेगा जिस पे वॉयलेट कलर के फ्लावर्स आते हैं और एक ऐसा प्लांट लेना पड़ेगा जिस पे व्हाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। इसका मतलब कि मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स स्टडी किए और 14 ट्रेड्स स्टडी किए और 14 टाइप्स के प्लांट्स भी उनको लेने पड़े होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन की बात थी। बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजीज आपको जेनेटिक्स में मिलेंगे जिनके बारे में हम टाइम टू टाइम जब वो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे रिलेटेड टॉपिक, तो उन टर्मिनोलॉजीज से भी आपका परिचय करवाएंगे, आपको फैमिलियर करवाएंगे। ठीक है, अब अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो एनसीईआरटी में एक और टॉपिक मेंशन्ड है कि रीजन क्या थे, मेंडल को सक्सेस क्यों मिली। हमने पढ़ा कि मेंडल वो पहले आदमी थे जिन्होंने सक्सेसफुली लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को डेमोन्स्ट्रेट किया। तो मेंडल की सक्सेस के रीजन थे स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स। अब बच्चों, आप बायोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, आपको मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स शायद बहुत अच्छी नहीं लगती होगी, लेकिन मेंडल ने स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल लॉजिक्स इन्वॉल्व किए अपनी स्टडी में। हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व थी। फिर कोई भी रिकॉर्ड ये एक्सपेरिमेंट जो करते थे उनका एक्यूरेट रिकॉर्ड मेंशन करते थे, रखते थे, एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। क्या वो प्रोसेस कर रहे हैं, कितनी प्रोजेनीज आ रही हैं, कौन सी प्रोजेनीज आ रही हैं। और बच्चों, अपने एक्सपेरिमेंट्स करते थे ऑन लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स पर। और किसी भी स्टैटिस्टिकल स्टडी में बच्चों, जब हम लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स पर स्टडी करते हैं तो वो स्टडी ज़्यादा ऑथेंटिक होती है। ऐसा नहीं कि कोई एक प्लांट स्टडी किया और उसके बेसिस पर कोई रूल दे दिया, नहीं, वो कंसेप्ट, वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने कई कई बार रिपीट किया, लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स में स्टडी किया, इसलिए उन्हें ऑथेंटिक रिजल्ट मिले। ठीक है, और बच्चों लास्ट पॉइंट जो हम मेंशन कर सकते हैं कि इन्होंने फॉर्मुलेट किए थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस। जो भी बच्चों इन्होंने एक्सपेरिमेंट में अपने कंक्लूजन्स देखे उसके लिए कुछ थ्योरेटिकल बातें भी, कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिए। वो एक्सप्लेनेशन क्या दिए, इनको हम मेंडल्स लॉज के फॉर्म में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो एनसीईआरटी एक लाइन कहती है कि इन्होंने जो बातें बताई दे वर जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस, नॉट एन अनसब्सटेंशिएटेड आइडियाज। ऐसा नहीं है कि मेंडल ने हवा में बातें की, अनसब्सटेंशिएटेड आइडियाज दिए, बल्कि उन्होंने सॉलिड एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर कुछ बातें, कुछ कंक्लूजन्स हमारे सामने रखे। तो बच्चों, ये एक मैंने जेनेटिक्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके सामने रखने की कोशिश की है। अपकमिंग वीडियो लेक्चर जब हम बनाएंगे तो उसमें आपको मेंडल्स के लॉज के बारे में बताएंगे और स्पेशली मेंडल के फर्स्ट लॉ के बारे में बताएंगे। आज मैं अपनी बात बच्चों इस पॉइंट से कंक्लूड कर रहा हूं कि मेंडल ने जब ये काम किया था, मेंडल ने जब अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे 1856 से 1863, 7 इयर्स तक मेंडल ने काम किया था। और मेंडल ने जब ये काम किया बच्चों, उस समय आपको मैं बता दूं, ना हमें ये पता था कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, ना हमें क्रोमोसोम्स के बारे में या जीन्स के बारे में पता था, ना हमें माइटोसिस, मियोसिस या सेल डिवीजन के बारे में पता था, ना हमारे पास कुछ एडवांस माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स थी। तो आप सोच सकते हैं बच्चों कि मेंडल कितने इंटेलिजेंट रहे होंगे जब हमें कुछ भी पता नहीं था, ना डीएनए का, ना आरएनए का, ना जेनेटिक मटेरियल का, ना क्रोमोसोम्स का, ना जीन्स का, कुछ भी आइडिया नहीं था। आज तो आप सब कुछ पढ़ते हैं, सब कुछ जानते हैं, सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन उस समय मेंडल ने कितने इंटेलिजेंट रहे होंगे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए 7 इयर्स तक, और उसके बेसिस पर हमें जेनेटिक्स के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताई, जो कि हम आने वाले वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। आई होप बच्चों कि आपको ये बातें जो आज हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन में डिस्कस की हैं, आपको समझ आई होंगी। थैंक यू वेरी मच बच्चों।